सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यूनिट 4, जिसके अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स। और आपके पिछले 3 सालों में जितने भी PYQs आए हैं AQ2 में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे विद सोल्यूशन। तो जो इसमें टॉपिक्स हैं कुछ आपके इस तरीके से हैं। क्या पहला तो है ग्लोबल वार्मिंग, फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो। तो ये सारे के सारे टॉपिक आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक जो आपका क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आपका बेसिकली जो आपका अर्थ का टेम्परेचर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि मतलब किसी भी ह्यूमन की एक्टिविटीज के थ्रू जो टेम्परेचर होता है अर्थ का एकदम ही जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल से हाई पॉइंट पे चले जाना, वही कहलाता है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन है मैंने इसमें कुछ इस तरीके से लिखा रखी है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीजेज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें लॉन्ग टर्म जो इंक्रीज हो जाता है आपके अर्थ के जो एवरेज सरफेस का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो जाना किसी भी ह्यूमंस की एक्टिविटीज के थ्रू, खासकर किसका, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, तो वही कहलाता है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें के कुछ कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्या, जैसे कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्या कहते हैं N2O निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपका क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा कि लेस CO2 एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा तो यानी पेड़ों की मात्रा कम होगी। पेड़ अगर कम जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उनको एब्जॉर्ब करने वाले बहुत कम हो जाएंगे। फिर है आपका तीसरा क्या है पॉइंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू ये कॉज होते हैं ज्यादातर। तो इफेक्ट क्या क्या आपके ये क्या कहते हैं नेचर पे डालता है। तो पहला क्या, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड राइजिंग सी लेवल। यानी कि जो भी ग्लेशियर्स के अंदर आपके क्या कहते हैं उनको मेल्ट कर देगा और राइज कर देगा सी लेवल में। मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ज्यादातर क्या कहते हैं जो वेदर्स रहेंगे वो गर्म ही रहेगा, वेदर बार बार क्या कहते हैं एक्सट्रीम बढ़ते रहेगा, जैसे कि हीट वेव, फ्लड आएंगे, ड्राउट, सूखा पड़ जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट्स। बायोडाइवर्सिटी घट जाएगी और जो भी हैबिटेट्स रहेंगे जानवरों का एक दूसरे से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर लेंगे, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग रहेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा आपके उस मतलब एरिया का। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर पे भी क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग रहेगी तो सूखा पड़ने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हम निकालेंगे, पहला तो करो कि रिड्यूस कार्बन एमिशन। कार्बन जो भी चीज़ों से एमिट हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन मटेरियल का अपने मतलब यूजेस में कम लें जिससे कार्बन की एमिशन होती है। फिर दूसरा पॉइंट है स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमें नॉन रिन्यूएबल से किस पे स्विच होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और जंगलों को भी बचाना चाहिए। प्रमोटिंग एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या कहता है, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो सन्स की लाइट होती है या हीट होती है ना, उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और वो फिर हमें हेल्प करती है, हमें नहीं मतलब हमारे जो भी प्लांट्स हैं उनको हेल्प करती है उनकी लाइफ को सपोर्ट करने में और ग्रो करने में। ये डेफिनेशन के अंदर है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच ग्रीन हाउस ट्रैपिंग सम ऑफ सन हीट्स इन द अर्थ एटमोसफियर, कीपिंग द प्लांट्स वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। यही बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जितने भी आपके 4 यूनिट्स हैं इसी चैनल पे मैंने करा रखे हैं, तो आप पहले वो वीडियो देखें जाके, फिर आप यूनिट 5 पे शिफ्ट करें। फिर जो आपका क्या कहता है इसमें क्या कहते हैं मेन ग्रीन हाउसेस के जो ग्रीन हाउस के गैसेस हैं वो है आपका क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड और वाटर वेपर। ये मेन गैसेस है जो कि आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में वर्क करते हैं। तो एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अगर ग्रीन हाउस का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा लीड करेगा ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेटिक चेंज को। डिफरेंस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, तो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से क्या हमारा डिफरेंट होता है, तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल। जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या होता है, वो नेचुरल होता है। बट जो आपका ग्लोबल वार्मिंग रहता है वो क्या रहता है, आपका ह्यूमन के थ्रू जो भी एक्शंस होते हैं या फिर जो भी होता है, मतलब जो भी ह्यूमंस आपके पॉल्यूशन फैलाते हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उससे ही वो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर आता है आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, क्लाइमेटिक। तो क्लाइमेट चेंज आपका क्या होता है, तो क्लाइमेट चेंज एक तरीके से होता है कि एक लंबे टाइम पे ही आपका क्लाइमेट का चेंज होना
यानी टेम्परेचर पे नहीं क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, पहले डिपेंड करता था कि किस तरीके से साइकिल होती थी, पीरियड ऑफ साइकिल होती थी। बट अब जैसे जैसे क्या कहते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग ये सब बढ़ रही है, वो क्लाइमेटिक का जो साइकिल है या क्लाइमेट चेंज होता है वो धीरे धीरे क्या इरेगुलर होते जा रहा है। तो यही है आपका की डेफिनेशन में कि क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न मेनली कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉजेज क्या है इसके? पहला आपका ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन होना, वो है सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज का कॉज। फिर आपका डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जैसे जैसे पॉल्यूशन इंडस्ट्री के थ्रू बढ़ रहा है, तो इफेक्ट क्या क्या डालता है ये आपके इन्वायरमेंट और ये क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ पे? मोर सीवर नेचुरल डिजास्टर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। सी लेवल अराइज, जो सी की क्या कहते हैं लेवल होता है पानी का वो बढ़ जाता है। अल्टर रेन फॉल पैटर्न एंड सीजन, तो मतलब जो आपके रेनफॉल होते हैं ये एक मानसून का टाइम फिक्स रहता है तो वो बदल जाएगा, कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा, और सीजन भी ऐसे ही अपने टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। थ्रेट टू वाटर एंड फूड सप्लाई, पानी और फूड सप्लाई को बहुत ज़्यादा खतरा है इससे, क्योंकि सूखा पड़ जाना और फूड क्या कहते हैं खराब हो जाएंगे अगर क्लाइमेटिक चेंज होगा। जो और जो क्रॉप को चाहिए, जो सीजन चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, वो सीजन उसको मिलेगा नहीं। मिटिगेशन एक तरीके से सॉल्यूशन, कोई मिटिगेशन एक दूसरा टर्म है, इसको सॉल्यूशन ही कहते हैं। तो क्या है पहला? रिड्यूस एमिशन, कम से कम जो कहते हैं घटा दें एमिशन को। क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसी, ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें कि मतलब अभी तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर्स में भी उनका यूज़ हो। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लीन एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और क्लीन एनर्जीज का यूज़ करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या? एसिड रेन। तो एसिड रेन आपका क्या होता है? तो एसिड रेन आपका बेसिकली वो होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी होती है ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको जाके एटमोसफेयर में जाके क्लाउड के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर वही जो कहते हैं क्लाउड के अंदर मिक्स होने के बाद वो जब जब बारिश होती है तो आपके बारिश के साथ में मिक्स होके आपके जमीन पे गिरता है, जिससे क्या कहते हैं आपका वो उसी को नाम दिया गया आपका एसिड रेन। तो डेफिनेशन क्या आपका? Acid rain is rainfall made acidic by pollutants like sulfur dioxide CO2 and nitrogen dioxide NOx, which mix with water in the atmosphere to form sulfur and nitric acid। यही है डेफिनेशन में भी कि आते जो आपका पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो मिक्स हो जाते हैं हमारे क्या कहते हैं वाटर एटमॉस्फेयर के साथ, जब वो बारिश के थ्रू हमारे अर्थ पे गिरता है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? पहला क्या? बर्निंग कोल एंड ऑयल, जब हम क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे निकलता है। फिर आपका व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल और इंडस्ट्रियल एमिशन से जो आपका होता है वो है, उससे आपका क्या कहते हैं रिलीज होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर आपका इफेक्ट क्या क्या डालता है आपके ये एटमॉस्फेयर पे? डैमेज क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, ये क्या करता है आपके क्रॉप्स को और फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को क्या करेगा? खराब कर देगा, क्योंकि जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है पेड़ों को अपनी ग्रोथ के लिए, बट अगर आपका पानी एसिडिक रहेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेंगे? हार्म्स एक्यूटिक लाइफ बाय एसिडिफाइंग लेक्स एंड रिवर, अगर क्या कहते हैं लेक और रिवर्स में पानी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएंगे, जिससे क्या कहते हैं वो एक्यूटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचाएगा। कोरोड्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और क्या कहते हैं जितने भी मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग रहेंगे जो इसके अंदर क्या कहते हैं आयरन आयरन से बने रहेंगे उनको वो खराब करेगा, कोरोड हो जाएगा। रिड्यूस सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को भी वो घटा देगा। तो इसमें क्या कहते हैं जो आपका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है? पहला है आपका क्या? यूज ऑफ स्क्रबर्स इन फैक्ट्रीज, स्क्रबर्स का यूज करें फैक्ट्रीज के अंदर। फिर है दूसरा पॉइंट है क्या? स्विचिंग टू लर्न फ्यूल्स, स्विच करो क्या? सॉरी, लर्न, स्विचिंग टू क्लीन फ्यूल्स, क्लीन फ्यूल्स के ऊपर क्या कहते हैं स्विच करो। एनफोर्सिंग एमिशन कंट्रोल, एमिशन कंट्रोल यानी जितने भी आपके पॉल्यूशन निकलते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो, एक रूल बनाओ कि हाँ इतने ही क्या कहते हैं इतना ज्यादा हमें पॉल्यूशन अपने इन्वायरमेंट में नहीं देना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या? ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो पहले तो ये जानते हैं कि ओजोन लेयर होता क्या है। तो ओजोन लेयर आपका होता है O3 मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल जो आपस में मिलते हैं तो आपका क्या क्रिएट होता है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, इट इज फाउंड इन टू लेयर ऑफ द एटमोसफियर, ये आपके दो क्या कहते हैं लेयर में पाया जाता है एटमोसफियर के। पहला स्ट्रेटोस्फियर ओजोन, और आपका है दूसरा क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर ओजोन, ये है आपका क्या? गुड ओजोन, ये आपका बैड ओजोन। तो इसमें क्या करता है? ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको पहले जो भी आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन वाला जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपको यूवी रेस से, फाउंड नियर द ग्राउंड एंड कॉज पॉल्यूशन। ये जो आपका है ट्रोपोस्फेयर ओजोन, वो आपका क्या कहता है एकदम ग्राउंड के नियर पाया जाता है और ये आपको क्या कहता है पॉल्यूशन कॉज करता है।
तो ओजोन फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर या गुड ओजोन लेयर, इसके क्या कहते हैं कुछ प्रोसेस है जो कि क्या कहते हैं मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन प्रोसेस है नीचे। पहला क्या आपका यूवी लाइट स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो जो आपका यूवी लाइट्स होता है, यूवी लाइट्स क्या करता है आपका, वो स्प्लिट कर देता है आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जैसे O2 है, उसके ऊपर जब यूवी लाइट्स पड़ता है तो आपका क्या डबल ओ यानी कि ओ सिंगल यानी नेसेंट, इसको बोलते हैं NaCENT, नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब दो नेसेंट ऑक्सीजन क्या मतलब, फिर उसके बाद क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सनलाइट ब्रेक्स अपार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 इनटू टू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विथ O2। जो आपका फ्री ऑक्सीजन एटम रहता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, O2 के साथ। O2 के साथ रिएक्ट करके वो बना देता है आपका O3, यानी कि यही होता है आपका ओजोन। फिर है आपका द सिंगल, यही पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताया वही लिखा रखा है, द सिंगल ओजोन एटम O क्विकली कंबाइंस विथ अनदर O2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ओजोन। फिर है आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या, ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट। ओजोन क्या करता है आपका, वो हेल्प करता है आपको यूवी लाइट से बचाने में। तो वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेगा O3 को, O3 को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बन जाएगा, O2 में ब्रेक होएगा फिर O में। इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। O3 से वो क्या कहते हैं ब्रेक होगा किसमें, O2 में, और ऑक्सीजन फिर बाद में क्या O2 प्लस O क्या कहते हैं कंबाइन होकर बन जाएगा आपका O3। यही आपका फॉर्मेशन कंटिन्यूस चलते रहता है और फिर आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होते रहता है। फिर है इट्स अ साइकिल, यही जो आपको मैंने बताया कि ओजोन इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन दैट स्ट्रेटोस्फीयर। वही जो आपको मैंने बताया कि क्या कहते हैं O3 से क्या हो जाएगा आपका O2 प्लस O, फिर O2 प्लस O आपका क्या हो जाएगा O3। तो यही फॉर्मेशन आपका कंटिन्यूसली चलते रहता है। दिस नेचुरल साइकिल फिल्टर्स आउट हार्मफुल यूवी रेस स्पेशली यूवी एंड यूवीसी। तो ये सारे आपको रेस से आपको बचाता है। तो वाई इज ओजोन इंपॉर्टेंट, तो ओजोन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ब्लॉक अप टू 99 ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ये आपके 99% जो आपके हार्मफुल यूवी रेडिएशन होता है उसको ब्लॉक करता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट एंड इम्यून सिस्टम डैमेज। अगर आपको क्या कहते हैं यूवी रेस से आपका कांटेक्ट हो गया तो आपको क्या करेगा, स्किन कैंसर कॉज करेगा। तो ये आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। शील्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड प्लांकटोन इन ओशियन फ्रॉम रेडिएशन। तो ये रेडिएशन से आपके जितने भी ह्यूमन लाइफ है अर्थ के ऊपर वो इसको उससे बचाता है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है, तो ओजोन डिप्लीशन में कुछ नहीं होता क्या, या जो भी हम एमिशन करते हैं बैड प्रोडक्ट, और उसी के थ्रू जो भी आपका जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है धीरे धीरे, और वो फिर आपको क्या कर रहा है, डैमेज करते जा रहा है आपके ह्यूमन एक्टिविटीज ओजोन लेयर को। यही आपका कि ओजोन डिप्लीशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग और destruction of the ozone layer in the stratosphere, especially over the polar region, not by Antarctica caused by human made chemicals। अंटार्कटिका के थ्रू तो नहीं हुआ, किसके थ्रू हुआ, ह्यूमन मेड केमिकल्स के थ्रू हुआ, जो भी क्या कहते हैं आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। जो मेन आपका कार्बन सॉरी जो क्या कहते हैं मेन आपका जो केमिकल होता है या गैस होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता हुआ था आपका कार्बन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी जी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन CFCs एंड अदर ODS। ODS की फुल फॉर्म आपका ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो एग्जांपल जो आपके ODS का क्या है, पहला था CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर और आरसोल स्प्रे। हेलोजन यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन ट्रैक्टाक्लोराइड यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट्स। मिथाइल ब्रोमाइड यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। तो ये आपके जो भी क्या कहते हैं ये सारे के सारे हैं जो कि आपको ओजोन डिप्लीशन के अंदर रोल क्या कहते हैं ये लोग निभाते हैं। फिर है आपका हाउ ओडीएस डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो किस तरीके से ओडीएस जो है डिप्लीट करता है हमारे ओजोन लेयर को। तो ओडीएस रिलीज व्हेन प्रोडक्ट कंटेन CFCs और अदर ओडीएस आर यूज्ड और ब्रोकन दे रिलीजेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। जब भी क्या कहते हैं हमारे कोई भी जैसे कि CFCs या ओडीएस रिलीज होता है हमारे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो एक गैस रिलीज करता है, रीचिंग सेकंड क्या, फिर रीचिंग द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है। दीज गैसेस आर वेरी स्टेबल एंड कैन स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर ईयर। ये जो गैसेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और क्या कहते हैं वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही लंबे टाइम तक वो टिक सकते हैं, स्लोली राइजिंग इन द एटमॉस्फेयर। ब्रेक डाउन बाय द यूवी रेडिएशन। तो फिर क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है यूवी रेडिएशन के थ्रू। तो जैसे CFCs है उस पर जब यूवी रेडिएशन पड़ता है तो इसमें क्लोरीन और अदर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज ब्रेक CFCs रिलीज क्लोरीन एटम्स। ये क्लोरीन एटम के अंदर क्या ब्रेक हो जाता है जब इसके ऊपर क्या पड़ता है हमारा यूवी रेडिएशन। फिर क्या कहता है जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, क्लोरीन
डिस्ट्रॉयज ओजोन। क्लोरीन क्या करता है, वो जाता है तुम्हारे ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, उसको क्या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्लोरीन ये क्या O3 के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या बनेगा, ClO+O2, यानी ऑक्सीजन में उसे ब्रेक कर दे रहा है। ClO+O2 इक्वल टू Cl+O2। तो 1 क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉयज अप टू 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स इन अ चेन रिएक्शन। एक क्लोरीन आपका क्या कहते हैं 1 लाख क्या कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर सकता है चैन रिएक्शन के अंदर। तो ओजोन होल क्या होता है, तो ओजोन होल क्या होता है, ओजोन होल एक तरीके से क्या कहते हैं होल होता है जो भी आपके क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओडीएस के थ्रू आपके डिप्लीट होने के बाद ओजोन लेयर के अंदर क्रिएट हुआ है। अभी तक जो क्या कहता है एक होल है वो आपका कहाँ देखा गया, एंटार्क्टिका में देखा गया स्पेशली कर। तो एवरी ईयर अ मैसिव ओजोन होल्स फॉर्म्स ओवर एंटार्क्टिका स्पेशली ड्यूरिंग द स्प्रिंग। अगस्त और अक्टूबर के बीच में ज्यादातर ये बनते हैं। इट नॉट इट्स नॉट अ लिटरल होल बट ड्रामेटिक थिंग्स ऑफ द ओजोन लेयर। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या, अफेक्ट अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो डिप्लीशन जो है ओजोन का किस तरीके से वो अफेक्ट डालती है। तो पहला आपका इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ। तो वो क्या करेगा, अगर हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करता है वो उसे ब्लॉक करने की जो भी उसकी क्षमता रहेगी वो घट जाएगी, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यूवी रेडिएशंस है हमारे अर्थ पे आएंगे, जिससे आपका क्या ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे स्किन स्किन कैंसर के, और कैटरेक्ट यानी आंखें खराब हो सकती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कहते हैं वो वीक कर देगा। डैमेज क्रॉप्स एंड मैराइन लाइफ। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग लिंक, एक तरीके से आपका किससे लिंक रहता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग से। सम ओडीएस आर आल्सो ग्रीन हाउस गैसेज विच ट्रैप्स हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, पहला इंटरनेशनल एक्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इसके अंदर हुआ ये था कि अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू फेज आउट ओडीएस लाइक सीएफसीएस। इसके अंदर हमारे जितने भी ओडीएस जो भी है आप उस ओजोन डिप्लीशन के जितने भी क्या कहते हैं वो है उसको फेस करने के नए नए तरीके बताए गए थे, जैसे कि सीएफसीएस को एग्रीमेंट हुआ था। वेरी सक्सेसफुल ओजोन लेयर इज स्लोली हीलिंग। तो कुछ ज्यादातर क्या है कि इसके अंदर क्या होता है इन सब चीजों से हमारी जो भी है ओजोन लेयर धीरे धीरे हील होती गई। फिर अदर स्टेप क्या क्या ले सकते हैं, यूज ऑफ ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट, ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें हम जिसके अंदर सीएफसीएस ना हो। और बैन ऑन ओडीएस प्रोडक्ट एंड यूसेज, बैन कर दो हमारे जितने भी ओडीएस प्रोडक्ट हैं उनके यूसेज पे। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पब्लिक को अवेयर करो, एजुकेशन दो कि हाँ कम से कम क्या कि जो भी रेफ्रिजरेटर है एसी वगैरह है यूज करें कि ताकि आपके ओजोन लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और किस तरीके से ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन हो रहा है। तो पहला आपका क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, नॉर्मली वही है कि जो भी इंक्रीज होता है आपके, पॉपुलेशन ग्रोथ नाम से पता चल रहा है कि क्या कहते हैं जो भी आबादी आपकी बढ़ रही है उसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो डेफिनेशन में है इसका एक छोटा सा, रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज पुट्स प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। सही बात है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है उसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर पहला क्या, डिफॉरेस्टेशन फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो उनको क्या रहने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए, तो क्या करेंगे वो डिफॉरेस्ट पेड़ों को काटेंगे। ओवर यूज ऑफ वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मतलब पानी का यूज़ होएगा और हमारे जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको। इंक्रीज्ड वेस्ट एंड पॉपुलेशन, सॉरी पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा घरों से और पॉल्यूशन होएगा उससे। ग्रेटर कार्बन एमिशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कार्बन की एमिशन होएगी। तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन, क्या आपका सॉल्यूशन ये है कि फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन। फैमिली को मतलब पढ़ाओ कि हाँ मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन आप ही के लिए नुकसानदायक है, 2 बच्चे मतलब फैमिली के लिए 2 बच्चे सफिशियंट है। फिर रेज अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल लिविंग। तो अवेयरनेस जगाओ सस्टेनेबल लिविंग के लिए कि हाँ तुम ये मत सोचो सिर्फ अपने प्रेजेंट प्रेजेंट की, फ्यूचर की भी सोच के चलो। प्रमोटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करो। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। तो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन वही होता है जो भी आपके व्हीकल्स के थ्रू आपके, या जिस जो भी आपके पेट्रोलियम या डीजल वाले कार्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं जो भी आपके हार्मफुल गैसेज रिलीजेस करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, उसी में आते हैं आपके ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। तो डेफिनेशन आपका कुछ ये है कि पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स मेनली ड्यू टू बर्निंग पेट्रोल डीजल विच रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। तो वही आपका कहलाता है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। फिर इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके मेनली क्या क्या होते हैं जो आपके निकलते हैं या आपके इसके थ्रू, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये सारे आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के थ्रू निकलते हैं। तो इफेक्ट क्या क्या डालते हैं आपके, पहला तो आपका क्या एयर पॉल्यूशन एंड स्मोक, एयर को पॉल्यूट करेंगे, स्मोक क्या क्रिएट करेंगे। फिर आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो क्रिएट करेंगे। कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग को भी ये बढ़ाएगी। और फिर है लास्ट नॉइस पॉल्यूशन, ये आपका नॉइस पॉल्यूशन को भी बढ़ाती है। इसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स के किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि पहला कि आपका यूज़ करो इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड व्हीकल्स का। कार पूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग यानी कि शेयरिंग करो एक दूसरे के साथ, और ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो पब्लिक के, ना कि सेल्फ के, यानी कि कम से कम अपने अपने कार यूज़ करना कम करो। स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड, यूरो नॉर्मल BS VI 6, स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड यानी कि एक स्टैंडर्ड हो जितना कि इस क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के बेस पे हमारे जितने भी एमिशंस होते हैं कार्बन वगैरह का, वो सारे एक लिमिटेड वे में हो। यूज ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी का यूज हो, जिससे क्या कहते हैं कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो कि आपका क्या, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो, यानी स्टबल बर्निंग की। स्टबल बर्निंग यही होता है कि जैसे अब खेती वगैरह करते हैं, क्रॉप्स वगैरह को काटते हैं, जो भी एंड में उसके जो थोड़े बहुत नीचे बच जाते हैं, तो उनको किस तरीके से जला देते हैं, जिससे आपका जो एयर का है पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या आपका, फार्मर्स बर्न्स लेफ्ट ओवर पैडी स्ट्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग टू क्लियर फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो क्या कहते हैं, वही है कि फार्मर क्या कहते हैं जो भी बचा हुआ पैडी स्ट्रो रह जाता है हार्वेस्ट करने के लिए, अपनी फील्ड को साफ करने के लिए, उनको वो जला देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं कार्बन की एमिशन होती है, जिससे आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वाइट्स डन ये करते क्यों है, क्विक एंड चीप वे टू क्लियर फील्ड। दूसरा फिर मशीनाइज्ड हार्वेस्टिंग लीव्स बिहाइंड स्टबल्स, जो मशीनाइज्ड हार्वेस्टिंग होता है अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, जो स्टबल्स होते हैं यानी कि जो कचरा वचरा होता है जो भी फसल्स का, वो छोड़ जाती है अपने पीछे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहला तो है सेवरल एयर पोल्यूशन एंड स्मोक, हेल्थ हैजार्ड, ब्रेथिंग इशू, आई इरिटेशन, लॉस ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएम इन द एयर, पॉल्यूटेंट्स मैटर। फिर आपका क्या सॉल्यूशंस क्या है इसके, सॉल्यूशंस है इसका यूज ऑफ स्टबल्स मैनेजमेंट मशीन, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो अगर वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं। प्रमोटिंग बायो डिकम्पोजर एंड कंपोस्टिंग, बायो डिकम्पोजर कंपोस्टिंग को प्रमोट करो। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फार्मर अवेयरनेस, फार्मर को अवेयर करो कि ये सब चीज़ें ना करे, वो कम से कम ये पैडी जो बर्निंग है उसको कम करें। तो अब बढ़ते हैं आपके PYQs की तरफ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका 82 में 2022-23 में पूछा गया था 7 मार्क्स के अंदर, वो था आपका व्हाट डू यू मीन बाय द ओजोन होल, डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, आल्सो एक्सप्लेन द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेम फोर ग्रीन हाउस गैसेज, डिस्कस द कॉज इफेक्ट एंड रेमेडीज फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी मैं आपको बता चुका, ये आपका 2022-23 में पूछा गया था 7 मार्क्स के अंदर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट इज एसिड रेन, नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, डिस्कस द कॉज इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ एसिड रेन ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये आपका 7 मार्क्स में 2022 में पूछा गया, तो ये भी मैं आपको पीछे करवा रखा हूँ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्या, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपको मैंने पीछे बता चुका है। जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी किसकी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था 2022-23 में। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो था हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट क्लाइमेट चेंज, आल्सो राइट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था 2023-24 में, कि किस तरीके से क्या ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को। तो जो पहला है क्या, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। It is the main drive of climate change, which include long-term change in temperature, rainfall, wind pattern, and extreme weather। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है एक तरीके से क्या होता है कि आपके जो अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर होता है, किसी ग्रीन हाउस जो क्या कहते हैं गैसेस होते हैं उनकी एमिशंस के थ्रू वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वही सब क्या कहते हैं आपके जो ड्राइव कर देता है, आपके जो क्लाइमेट को चेंज कर देता है, जिससे जो भी क्या कहते हैं आपके क्लाइमेट के जो चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगते हैं, जो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें ना लेके एक लंबा टाइम लेने लगते हैं, जो कि आपका रेनफॉल, विंड पैटर्न, सारी चीज़ों को वो बदल देता है।
तो एक तरीके से इसमें यही है कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा लिंक रहता है, क्लाइमेट चेंज से वो पूरी तरीके से लिंक रहता है। तो वही आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कि किस तरीके से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो लिंक रहता है किसके, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या, ग्लोबल वार्मिंग हीट्स द अर्थ सरफेस। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है जिससे वो उसके कारण आपका जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है दिस डिस्टर्ब्स वेदर सिस्टम, ओशन एंड एयर करेंट्स, लीड टू चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न ग्लोबली एंड रीजनली। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला एक्सट्रीम वेदर, वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगा, चेंज नहीं होगा और गर्मी ज़्यादा बनी रहेगी। राइजिंग सी लेवल्स, जो सी लेवल्स होते हैं उसे वो बढ़ा देगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वो घटती चल जाएगी। अगर एक जगह का वेदर क्या है हमेशा गर्मी रहेगा तो वहाँ का जो एनिमल्स रहेंगे उस जगह से वो माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि उनको एक तरीके का बायोडाइवर्सिटी चाहिए होता है, विविधता चाहिए रहती है उनको अपने आपको सरवाइव करने के लिए। फिर आपका क्या, थ्रेट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को थ्रेट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर क्लाइमेट ही चेंज नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, जिससे आपके क्या फसल खराब हो जाएगी। फिर आपका हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ में भी क्या कहते हैं इशूज आना शुरू हो जाएगा, बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी ग्लोबल वार्मिंग से। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट डालेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका 7 मार्क्स से 2024-25 में पूछा गया था, राइट द सॉल्यूशन ऑफ पैडी स्ट्रो बर्निंग, आल्सो राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ पैडी स्ट्रो बर्निंग। तो यही अभी आपको जो फसल को जो बाद जो बच जाता है आपका लेफ्ट जो भी आपका बच जाता है उसको जलाने का क्या क्या नुकसान है और क्यों क्यों क्या कहते हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपके इन्वायरमेंट पे, वही सारा पूछा गया था जो कि आपको मैं अभी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस तरीके की, व्हाट इज द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, आल्सो राइट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये आपका आया था कितने मार्क्स में, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ से शायद शिफ्ट दब गया होगा मेरे से। तो 7 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा गया था 2023-24 में। तो जो पहला एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या क्या, पहला तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो एविडेंस ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, क्या जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मेल्टिंग ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, ये कि ग्लेशियर को मेल्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे आपका जो पानी है वो आइस के फॉर्म में है। राइजिंग सी लेवल को बढ़ा रहा है। मोर एक्सट्रीम वेदर, वेदर क्या क्या है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, यानी कि इंक्रीज इन हीट वेव्स, इंटेंस स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, शिफ्ट इन एनिमल्स माइग्रेशन एंड प्लांटिंग ब्लूमिंग। स्पीसीज क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं कहाँ पे, कूलर जगह, ठंडी ठंडी जगह पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं और चेंज हो रहा है जिससे उनका बिहेवियर। ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन, ओशन भी क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या कहते हैं CO2 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि मैराइन लाइफ इसमें अफेक्ट होती है। फिर है आपका क्या, एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, किस तरीके से जो आपका एसिड रेन है वो इफेक्ट डालती है। तो सोयल को डैमेज करती है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचाती है, फॉरेस्ट को डैमेज करती है, यानी कि फॉरेस्ट को डैमेज इस तरीके से करती है कि क्या पेड़ों को चाहिए होते पानी ग्रोथ के लिए, बट क्या होता है अगर आपके पानी में एसिड मिला रहेगा तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। बिल्डिंग को कोरोजन करती है, ह्यूमन हेल्थ को भी इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करती है, क्योंकि जो आपका एसिड रेन रहेगा वो आपका ग्राउंड वाटर में जाएगा। ग्राउंड वाटर कहीं कहीं लोग यूज करते हैं अपने यूज, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो भी एक तरीके से आपको इनडायरेक्टली आपका कहाँ पे ह्यूमन की हेल्थ को भी वो इफेक्ट करती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 था कि व्हाट इज एसिड रेन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व। ये आपकी 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024-25 में, ये भी आपका मैंने पीछे करवा रखा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ये आपका 7 मार्क्स में 2024-25 में पूछा गया था। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से वो मिटिगेट करता है हमारे क्लाइमेटिक चेंज में। तो इसमें मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायो एनर्जी प्ले अ की रोल इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज बाय कटिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर हम क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो जो हमारा ग्रीन हाउस का जो इवोल्यूशन कर रहा हूँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं हमारी, वो उनकी जो निकलने की एमिशन की जो मात्रा है वो कम जाएगी। तो उससे क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं जो क्लाइमेटिक चेंज है वो कम से कम हो जाएगा और हमारे जो इन्वायरमेंट है एकदम सही से चलने लगेगा। तो फिर हाउ दे हेल्प, ये किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला क्या है, नंबर नो और लो एमिशन, या तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या फिर बहुत ही कम एमिशन कर देंगे। अनलाइकली फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल एमिट लिटल नो CO2, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम कर देगा। सस्टेनेबल एंड इनफाइनाइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमारा, मतलब सस्टेनेबल यूज होएगा और आगे चल के हमारे क्या कहते हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होएगा। क्लियर एयर एंड वाटर, हमारे हवा और पानी एकदम साफ रहेंगे। सपोर्ट ग्रीन इकोनॉमी,
और हमारे जो वातावरण है एकदम ग्रीनरी हमारी बनी रहेगी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था 82 में 7 मार्क्स में था 2024-25 में, जो कि था आपका व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द मेन सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस एमिशन। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज था वो क्या था एक्सेसिव जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती थी, वो होता है आपके मेन कॉज जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का। तो प्राइमरी कॉजेज जो होते हैं आपके क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो मेन सेक्टर्स आपको जो कंट्रीब्यूट करता है आपका ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने में, वो है आपका पहला क्या है, एनर्जी, जहाँ पे पावर प्लांट्स वगैरह हो गए जहाँ से हीट निकलती है। ट्रांसपोर्ट, कार्स, प्लेन्स और शिप्स। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, स्टील जहाँ जहाँ पे बनती है वहां से भी निकलती है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं। फिर आपका क्या, एग्रीकल्चर के थ्रू लिवली स्टॉक को जब जला देते हैं, फर्टिलाइजर जब डालते हैं। फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूजेस, फिर आपका वेस्ट यानी लैंडफिल्स और सीवेजेस के थ्रू निकलते हैं। ये कुछ क्या कहते हैं आपके सेक्टर्स हैं जहाँ से आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस जो भी आपकी गैसेस हैं वहां से एमिट होते हैं या एमिशन होती है उनकी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था आपका क्या था, जो कि आपके साथ 2 मार्क्स में था, हाँ 2 मार्क्स में था, आपका पूछा गया था EQ के थ्रू, व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। तो वही ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखाने थे, मतलब लिखने थे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।